देखो, नाम है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर. atomic structure, structure of an atom. The chapter that we'll start today is chapter number 2. It deals with how a atom looks like, how the subatomic particles of an atom looks like, and we'll dive deep into the structure of an atom is chapter में. This is a very very conceptual chapter. I'm not saying difficult, I'm saying conceptual. Conceptual मतलब इसमें बहुत कुछ सीखने का है. छोटा छोटा चीज है जो कि सीखेंगे, बहुत सारा टर्म्स है इसमें जो हम लोग सीखेंगे. जस्ट लाइक चैप्टर 1 विच केप्ट ऑन गोइंग, हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखे थे. यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे. वी नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग देम सो दैट आगे जाके क्लियर हो जाए पूरा पिक्चर की होता क्या है. फॉर एनी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस चैप्टर के ऊपर एक बहुत हेवी वेटेज रहता है, बहुत हेवी. इट इज वन ऑफ द प्रीमियम चैप्टर्स ऑफ द एंटायर सिलेबस. ठीक है. अब यू माइट थिंक और अ लॉट ऑफ टीचर्स एक्चुअली थिंक ये चैप्टर इतना सिंपल है कि व्हाई टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट. इट इज द इजियर चैप्टर्स, द फंडामेंटल चैप्टर्स व्हिच एक्चुअली रिक्वायर मोर टाइम. ठीक है. तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा से, कोई भी जगह नहीं समझ में आए तो 4 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बट ये चैप्टर पूरा क्लियर होना चाहिए, दिमाग में एकदम पिक्चर बैठ जाना चाहिए हर चीज का. देयर आर a few numericals in this chapter, but honestly speaking बहुत ज्यादा नहीं है. आप लोग को एक अच्छा न्यूज दे दें. The way I proceed with the syllabus is, हम लोग पहले चैप्टर 1 किया which contains a whole lot of numericals. अब हम लोग चैप्टर 2 करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स है बट बहुत कम है, लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है. तो जब हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, you will get ample time to side by side complete the worksheets on chapter 1. फिर जब हम इसमें लोग, थ्योरी ज्यादा है मतलब. इसमें थ्योरी काफी ज्यादा है. हाँ करेक्ट. जब हम चैप्टर 3 करेंगे विच इज पीरियोडिक टेबल, उसमें सिर्फ थ्योरी है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है. तो तुम लोग को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा. फिर हम लोग चैप्टर 4 करेंगे बॉन्डिंग, वहां पर भी न्यूमेरिकल्स नहीं है. तो बाय दिस टाइम यू शुड हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन एब्सोल्यूट डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. ठीक है. बट थ्योरी तो ऑफ कोर्स अभी क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है. थ्योरी को बात के लिए मत रखना. ठीक है. शुरू करते हैं. चलो, we'll start with Dalton's atomic theory. Now, Dalton was a very famous scientist who in the early parts of 18th century found out कि एक atom can be divided. Before Dalton, it was understood कि atom ही सबसे छोटा particle होता है pure substance का, उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है. ठीक है. Now we come to a stage जहां पे we realize कि नहीं, atom से भी छोटा कुछ होता है. ये वो वाला स्टेज था बेसिकली. ठीक है. अब नाउ यहाँ पे बहुत सारा चीजें स्टार्टेड टू हैपन, तो एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी. एवरी एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो डाल्टन बोला अपने थ्योरी में कि एटम से छोटा और कुछ होता ही नहीं है. बट दिस इज द टाइम आफ्टर विच वील स्टार्ट रियलाइजिंग कि नहीं, एटम से छोटा भी पार्टिकल्स होता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या हो रहा है. वी आर गोइंग बैक इन टाइम, हम लोग अर्ली 18th सेंचुरी का बात कर रहे हैं. दिस इज द टाइम व्हेन एवरीथिंग व्हिच वाज डिस्कवर्ड वाज नॉट नेसेसरली करेक्ट एज पर टुडेज अंडरस्टैंडिंग. क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट वी स्टडी नाउ इज द वर्जन जनरेटेड एट दैट टाइम, इज द वर्जन जो उस टाइम पे अनाउंस हुआ था. दैट डजंट मेक इट करेक्ट टुडे. क्या बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ. बोला था कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल. एटम से छोटा और कोई पार्टिकल एटम के अंदर में हो ही नहीं सकता. वो और क्या बोला था? एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर सिमिलर बट दे डिफर फ्रॉम एटम टू एटम. व्हाट ही सिंपली मेंट वाज, हाइड्रोजन का एटम चाहे तुम कहीं से भी ले आओ, दे विल बी अलाइक, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम्स विल बी डिफरेंट. दो अलग अलग एलिमेंट का एटम्स डिफरेंट होगा, बट एक एलिमेंट का तुम कितना भी एटम ले लो, सब एक जैसा ही दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक मास बट डू नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर. वो बोला एक एटम एक बहुत फंडामेंटल पार्टिकल है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, बट उसका एक मास होता है which by itself is very vague. Then he says
atoms of various elements take part in a chemical reaction to form a compound, and those compounds को बाद में जाके नाम दिया गया molecules. He also said that in any compound, the relative number and kinds of atoms are always constant. In other words, अगर हम CO2 बनाते हैं तो उसमें एक कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन होगा और ये नंबर फिक्स हो जाएगा, ये नंबर कभी चेंज नहीं. ठीक है. Now, discovery of fundamental particles. सबसे पहले डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, collectively known as cathode rays. तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुआ, उसको हम लोग नाम दिए कैथोड रेज. Let's take it slowly and understand कि यहाँ पे क्या होता है. तो वो डिस्कवरी कब हुआ था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का टाइमलाइन क्या हूँ? What was the timeline? किस टाइम पे डिस्कवर हुआ था वो? 18th century. 18th century. Very good. Now 18th century मतलब 1800 के आसपास, 1808. हाँ. Right now वो 19th century हुआ. 19th century एक्चुअली. हाँ हम एकदम मेरा ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों का कंडीशन. अभी हम लोग एक्चुअली 21st सेंचुरी में है. हाँ तो वो 19th सेंचुरी. हाँ. तो मिड 1800s में there was a set of scientists जो लोग डिस्कवरी कर रहे थे ऑन इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट मैटर का प्रॉपर्टीज, एटम का प्रॉपर्टीज. They found out something significantly important. They started to study the discharge of electricity through partially evacuated tubes. अब ये क्या होता है? This is a glass chamber like a test tube. वो टेस्ट ट्यूब के अंदर में से सारा एयर निकाल देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और उसमें एक मेटल शीट को रख के उसको हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर उसमें से पास करेंगे. So I repeat, there is a glass tube which is evacuated. ये तो यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब दिया हुआ है उसमें वैक्यूम पंप के थ्रू सारा एयर निकाल दिया, वैक्यूम एयर. अब उस ग्लास ट्यूब के अंदर में इफ देयर इज अ मेटल रॉड, यहाँ पे जो है एनोड और कैथोड रखा हुआ है, ये वाला और ये वाला, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो जाएगा कि जो कैथोड रे ट्यूब है उसके अंदर में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एंड समथिंग पिक्यूलियर हैपेंस. वो क्या हैपन करेगा या क्या होगा, वील लुक एट दैट इन अ कपल ऑफ मिनट्स. सो ये हुआ बात इवैक्यूएटेड ट्यूब का. Gases are normally poor conductors of electricity and they do not conduct electricity under normal pressure, even with an applied potential of 1000 volt. मतलब अगर दो rods के बीच में हम लोग potential difference create कर दें 1000 volt, मतलब huge amount of potential, huge amount of energy, उसके बाद भी gases do not conduct electricity. लेकिन अगर हम लोग pressure को बहुत कम कर दें so the passage of electricity through the conductor becomes very easy, through the glass tube becomes very easy. तो वो क्या किया, वो लोग इसके अंदर से सारा एयर पंप आउट कर दिया. तो जब एयर ही नहीं है तो नॉन कंडक्टर गायब हो गया. तो नाउ करंट कैन फ्लो वेरी इजीली फ्रॉम वन रॉड टू अनदर रॉड, वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड. एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज बता दें, ये वाला एक टॉपिक है जो अब आईसीएसई बोर्ड में नहीं है, बट ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में था, मतलब क्लास 9-10 का बात कर रहे हैं. तो दीज आर अ कपल ऑफ टॉपिक्स जो कि सीबीएसई में था, आईसीएसई में नहीं था. हम लोग तो पढ़े थे सर इसको इन क्लास 9 या 10 में कभी, तो जस्ट बेसिक टच करके निकल गया होगा. हाँ. सो फ्रॉम द कैथोड सरफेस, अब ये जगह को ध्यान दो, ये जो कैथोड है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जिसको नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के संग कनेक्ट किया गया है, उसको हम लोग एनर्जी प्रोवाइड किया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया. तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैथोड अ ग्लो सराउंडिंग द कैथोड बिगैन, मतलब इसमें से कुछ रेज निकलना शुरू हुआ जो ग्लोइंग इन नेचर था, मतलब यू नो इल्यूमिनेटेड था, सेल्फ इल्यूमिनेटेड था. मतलब वो रेज दिख रहा था. क्यों दिखेगा, कब दिखेगा वो हम बताएंगे, बट इट वाज अ विजिबल रे टू हिम. कैसे दिखा वो हम बताएंगे थोड़ा देर में, जब इसका प्रॉपर्टी बताएंगे तब बताएंगे. सो इस स्पेस को जहां पर एक ग्लो क्रिएट हुआ, उसको नाम दिया गया क्रूक्स डार्क स्पेस. अंडर दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स टू फ्लो फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर. तो हुआ क्या, हम एक बार वापस बताते हैं. देखो, देयर इज अ ग्लास ट्यूब विच इज इवैक्यूएटेड, मतलब अंदर में वैक्यूम है.
लेफ्ट हैंड में कैथोड है, राइट हैंड में एनोड है। हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 1000 वोल्ट, अंदर का सारा हवा गायब कर दिया, प्रेशर बिकम्स लो, बैड कंडक्टर आउट ऑफ द वे। तो क्या होगा कि जो कैथोड है उसमें से एक रे निकलना शुरू होगा, एक सेट ऑफ रेज निकलना शुरू होगा जिसको हम लोग बीम बोलते हैं। वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है अभी तक जो हम लोग बोल रहे थे, और वो एक जगह से निकल के दूसरा जगह तक गया, मतलब कैथोड से निकल के एनोड तक गया। नाउ जो चीज कैथोड से लेके एनोड तक गया उसका नाम और प्रॉपर्टी के बारे में लेकिन अभी तक कुछ तुम लोग को कुछ नहीं बोला है। ऑल आई टोल्ड यू इस कैथोड से कुछ निकला और एनोड तक गया, बट एंड प्रोडक्ट इज कि हम लोग देखा कि वो सर्किट में से करंट पास करने लगा। सर अगर आप बोले कि आपने सब चीज हटा दिया, उसको वैक्यूम बना दिया, उसके अंदर गैस कैसे है? कहाँ है गैस? यार डायग्राम में दिया है ना, गैस एट लो प्रेशर। अरे जब वैक्यूम पंप से तुम हवा निकाला, तुम अगर फुल वैक्यूम नहीं कर सकता ना कभी भी। पूरा वैक्यूम अगर कर भी देगा तब तो ग्लास एपरेटस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना पूरा वैक्यूम में। तो ऐसा नहीं है कि उसमें वैक्यूम 100% क्रिएट किया गया, बट जो गैस है वो इतना लो प्रेशर पे है कि उसको तुम काउंट ही नहीं करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन उसमें काउंट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो मेरा रास्ता नहीं रोकता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, एक स्विमिंग पूल था जिसमें पानी भरा हुआ है, तो जब उस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है तो तुमको लेफ्ट से राइट जाने में चल के ड्रैग करते हुए अपने आप को बहुत टाइम लगेगा। अगर स्विमिंग पूल से तुम पूरा पानी निकाल के खाली गीला जमीन छोड़ दो तब थोड़ी तुमको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगा। इट इज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। समझ गया सर। When the pressure is sufficiently low, the glow fills the whole of the tube। ये जगह बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन लोग को दो चीज अभी तक स्ट्राइक कर रहा है और परेशान कर रहा है। पहला चीज ये कि ये ग्लो कहाँ से आया भाई, ग्लो करने लायक तो हम लोग कुछ किया नहीं था। और दूसरा चीज उन लोग को अभी स्ट्राइक कर रहा है कि कंडक्शन कहाँ से हो गया, मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल तरीके से रखा हुआ है, कुछ उस पर डाला नहीं है, जो सॉरी रेज निकल रहा है वो अपने आप ग्लो कर रही है। एकदम एकदम। तुम रामायण देखा है, महाभारत देखा है? हाँ। अचानक से राम जी अपना हाथ उठाते हैं, हाथ में से ग्लो निकल के जाता है सामने वाला का मतलब जो भी। तो बेसिकली दैट्स ग्लो। कहाँ से आया? कोई कंडक्टर नहीं था, कोई इंसुलेटर नहीं था, कोई बीच में मीडियम ही नहीं था, तो आया कहाँ से भाई ग्लो? दैट इज द क्वेश्चन दैट इज अराइजिंग, और अभी तक आंसर मिला नहीं है। ठीक है, सबसीक्वेंटली थॉमसन बोल के एक साइंटिस्ट था, तुम देख कितना साल हो गया बता। थॉमसन, अरे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 100-150 साल हो गया होगा। 100 साल हो गया बेसिकली। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब डिस्कवर हुआ था डाल्टन का, वो 1808 था। ये डिस्कवर हुआ था मिडिल ऑफ 1800s में, और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए 1897। तो बेसिकली 100 साल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने में। कैन यू अंडरस्टैंड कितना लंबा समय तक चल रहा है चीज? ओके, तो थॉमसन कैरिड आउट द डिस्चार्ज थ्रू अ वैक्यूम ट्यूब। अब जब थॉमसन किया वो यहाँ पर इसके जगह एकदम वैक्यूम ट्यूब ले लिया। मेरा बात समझ में आया? और वैक्यूम के बाद उसमें प्रेशर ऐड किया, एक गैस ऐड किया एट वेरी वेरी लो प्रेशर ऑफ दिस मच मैग्नीट्यूड, नेग्लिजिबल प्रेशर है। He noticed that the emission of invisible rays which produced the fluorescence on the glass and influenced photographic plates। मतलब वो नोटिस किया कि something very interesting happens, कि जो रेज निकल रहा है वो ग्लास के ऊपर में ग्लो क्रिएट कर रहा है, फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहा है। फ्लोरेसेंस मतलब होता है, तुम लोग ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, चमक। वो जो येलो कलर फोकस मारता है, वही वाला चीज, नियॉन कलर काइंड ऑफ। नियॉन कलर, एग्जैक्टली। सो इस रेज को वो नाम दिया कैथोड रेज। तो इस रे में वो दो खासियत नोटिस किया, एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था बहुत स्ट्रेंज वे में, और दूसरा वो इफेक्ट कर रहा था फोटोग्राफिक प्लेट्स को एंड फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहा था। तो वो लोग इसको नाम दिया कैथोड रेज। एनी आइडिया ऐसा अजीब सा नाम क्यों दिया? क्योंकि कैथोड से ओरिजिनेट किया, वो नेगेटिव से आ रहा है, कैथोड से ओरिजिनेट किया, इसलिए कैथोड रेज। एकदम, वो कैथोड रेज से ओरिजिनेट किया, ये रहा। आप इंडिया से आए इसलिए इंडियन बोलते, यूएस से आए तो अमेरिकन बोलते, इसलिए कैथोड से कैथोड रेज।
द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज अब वो लोग जॉट डाउन कर सकते हैं बिकॉज दे हैव गॉट सम आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. कैथोड रेज ट्रैवल. अब याद करना पड़ेगा इसे. ये याद हो जाएगा, ये इतना बेसिक है ना कि याद हो जाएगा. पहला बात, दीज आर कॉमन सेंस. अगर तुम ध्यान से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा. हाँ हाँ भाई जब मूवी देखते हैं तो समझ में आता है ना क्या हो रहा है, और 2 दिन बाद कोई कहानी हाँ, पूछते हैं तो बता पाता है. वो क्यों हाँ, बता पाता है तुम? बिकॉज तुम्हारा मूवी देखते वक्त पूरा फोकस मूवी में रहता है, और पढ़ते वक्त तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है. ओके, तो कैथोड रे ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 7. तो देखो इसका स्पीड इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. कैन यू टेल मी हाउ लेस इज इट कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट? कहाँ पे लिखा है स्पीड? 10 to the power 7, उसका होता है 3 into 10 to the power 8. तो इट्स लाइक 1/30. 1/30 टाइम्स एकदम. तो ऑलमोस्ट देयर, मतलब बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था. प्रोड्यूसिंग शैडोज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ. तो ये बोल रहा है कि ये जो रेज निकला जिसको हम लोग नाम दिए कैथोड रेज, वो जब ट्रेवल करता है और उसका ट्रेवल करते वक्त उसके रास्ते में अगर तुम कोई ऑब्स्टेकल रख दो तो दे नोटिस कि वो ऑब्स्टेकल का पीछे में एक शैडो छोड़ देता है. टेल मी व्हाट समझ कम्स में टू. नहीं आया. बताएंगे. बोल रहा है कैथोड रेज मतलब वो स्टार्ट. यहाँ से कैथोड रेज निकला, इस रास्ता में तुम्हें हाँ. कॉइन रख दिया तो कॉइन के पीछे शैडो पड़ जाएगा. तो व्हाट कैन यू थिंक ऑफ? दिमाग में पहला चीज क्या आता है? ये लाइट के जैसा कुछ है. एकदम, बस दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गेट. ये लाइट के जैसा कुछ है, और लाइट के जैसा ही है. तो ये ऐसा कुछ है जो लाइट के जैसा है. सेकेंड थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज कि ये कोई पार्टिकल है, क्योंकि अगर पार्टिकल है तभी पीछे में मतलब कोई ऑब्स्टेकल से रुका ना. काइंड ऑफ पार्टिकल नेचर व्हिच कम्स टू माय माइंड. बाकी बाद में देखेंगे और क्या है. तो कैथोड रेज कैन पास थ्रू थिन लेयर्स ऑफ मैटर. अगर तुम मान लो एक बहुत पतला सा लेयर रखा इसके रास्ता में, ये उसको चीरता हुआ निकल जाएगा. एक सेकंड. पास. नेक्स्ट, कैथोड रेज आर एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैथोड. अभी हम लोग वही देखा था, कैथोड का सरफेस से निकला. Their direction is not affected by the position of anode. तुम एनोड सामने में रखो, लेफ्ट में रखो, राइट में रखो, they don't care. They are unidirectional. वो अपना पोजीशन से निकलेगा और सीधा तीर के जैसे चला जाएगा. ठीक है. It doesn't matter or it doesn't bother कि एनोड सामने है कि नहीं. मेरा धर्म सीधा चलना है, हम चलते जाएगा. Cathode rays are emitted from the surface of the cathode, जो हम बताएं. Next, point number D, important. Cathode rays have high kinetic energy. इसका 2 मतलब होता है, बताओ. मतलब कि इन लोग का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, जो वाइब्रेशनल एनर्जी होता है बहुत हाई होता है. ओके. तीर छूटने से पहले एनर्जी बहुत ज्यादा है सर. तो पोटेंशियल हो गया. बहुत ज्यादा एनर्जी लेके निकला, इसीलिए हाई स्पीड में निकला, और उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा था. वेरी गुड आंसर. साथ में ये भी ट्रू है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बहुत स्पीड में मूव कर रहा है, बहुत स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, तो नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जाके हिट करेगा तो उस पे इफेक्ट क्रिएट करेगा, उसको तकलीफ देगा. बात समझ में है? हाँ. एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को देता है. व्हेन रेनड्रॉप falls from a cloud and reaches us, अगर बीच में एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रेनड्रॉप जो किसी का सर में गिर रहा है वो उसको छेद करके अंदर चला जाता. एक रेनड्रॉप जब आसमान से गिरता है, इट इज सो पावरफुल एंड सो डिवास्टेटिंग कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अ पर्सन विल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ द रेनड्रॉप. बात समझ में है? तो कुछ चाहिए उसका ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए. वो बेसिकली हम लोग का एटमॉस्फेयर है जो हम लोग को रेनड्रॉप से बचाता है. तो मतलब कि बेसिकली वेरी फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से. क्या नहीं समझा? बोलो. फ्रिक्शन की वजह से, जो एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन है, हाँ. वो हम लोग की वजह से स्लो डाउन हो गया. एकदम. अरे नहीं तो सोच, एक रेनड्रॉप क्या है? एक रेनड्रॉप है एक वाटर का पार्टिकल जिसका मास इज मान लो 0.1 ग्राम. सिंप्लिसिटी के लिए 1 ग्राम ले लो, ठीक है? तो 1 ग्राम.
वो जब ऊपर से नीचे आ रहा है, देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 100 किलोमीटर्स। हाँ सर। तो s पता है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मेरे को खाली एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन? फ्रॉम द फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u इज 0, v स्क्वायर बाई 2s कर देने से मुझे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन। अब सोच के देखो, जो पार्टिकल उतना ऊंचा से आके गिर रहा है, इट विल हैव एबनॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन। अगर तुम सर एक्सेलरेशन थोड़ी ना हाई होगा, s का वैल्यू इतना ज्यादा है इसीलिए। नहीं, डिस्टेंस से थोड़ी कोई फर्क पड़ता। इट इज इंपॉर्टेंट कि वो क्या एक्सीलरेशन के संग आया। इन अदर वर्ड्स, वो जब लास्ट में आके हम लोग तक पहुंचेगा, उसका फोर्स विल बी सो हाई कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब हम लोग के जैसा टेंडर ऑब्जेक्ट्स को, ह्यूमन बॉडीज को। इनफैक्ट किसी भी और प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि जब रेनफॉल वगैरह होता है वहां पर, तो देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू कंट्रोल इट। ठीक है, एनीवे पोटेंशियल एनर्जी भी तो बहुत लेके आएगा, एनॉर्मस लेके आएगा। वो पोटेंशियल एनर्जी नीचे आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है उतना हाई एनर्जी के संग कोई ऑब्स्टेकल आके गिरेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आके गिरेगा तो क्या होगा। एनीवे फिर अगला दिन पेपर में खबर पेपर में आएगा, हाँ, सब फेमस हो जाएगा। पानी का ड्रॉप गिरने से मर गया बेचारा। They can exert mechanical pressure on the object on which they fall because they have high kinetic energy. Secondly, they can produce heat when stopped by matter. इसका मतलब कोई समझा सकता है? हाँ, तो अगर आपको कोई थप्पड़ मारा है, बीच में किसी का हाथ आ गया, तो क्या होगा? एक रुकावट आ गया, उस जब हाथ कांटेक्ट करेगा ऑब्स्ट्रक्शन के संग, तो वहां पे एक एनर्जी फॉर्म होगा, हीट एनर्जी। पहला बात तो थैंक यू बताने, और दूसरा बात गुड इम्प्रोवाइजेशन। ओके, तो बेसिकली अगर कोई मैटर को दूसरा मैटर के संग रब किया जाए, तो वो हीट तो तभी प्रोड्यूस करेगा ना व्हेन देयर इज मास इन द ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन आईसीएससी में एक बार पूछा था, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रेलिवेंट आउट हियर, कि यू मस्ट हैव सीन अ वाटरफॉल, राइट? झरना। झरना के ऊपर में वाटर का जो टेम्परेचर है, जहां पर पानी जाके गिरता है, बेस ऑफ द स्प्रिंग, क्या बोलते हैं उसको, बेस ऑफ बेस ऑफ द वाटरफॉल बेस ऑफ द वाटरफॉल पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्यों? बहुत प्रेशर से वाटर आता है, तो वहां पर जब कांटेक्ट होता है तो बहुत हीट। नथिंग टू डू विद प्रेशर सर, फोर्स एक्सेलरेशन, बहुत फोर्स है। देखो एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। एकदम करेक्ट, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा यहाँ पर। बेसिकली वो वाटर जब यहाँ से आके गिरेगा, तो इसका यहाँ पे फॉल करते वक्त देयर मस्ट बी एन mgh। वो mgh गॉट कन्वर्टेड इनटू mst। आप लोगों को पता है ना, कैलोरीमेट्री, मास इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर। हाँ, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दे तो मास तो कट गया। तो बेसिकली द चेंज ऑफ टेम्परेचर ये is equal to g into h by specific heat। तो in other words, जितना ज्यादा हाइट से वो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, उतना ज्यादा उस वाटर बॉडी का राइज ऑफ टेम्परेचर होगा। तो जितना ऊंचा से पानी आके गिरेगा, उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। द थर्ड थिंग दैट ही रियलाइज्ड वाज कि these particles, मतलब these substances, कैथोड रे जिसको वो नाम दिया था, they have a peculiar property, it can ionize a gas through which it passes। मतलब ये पार्टिकल्स जिस चीज में से पास करता है, वो चीज का आयनाइजेशन हो जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन गैस था तो इट विल बिकम O2-, अगर वो हाइड्रोजन गैस था इट विल बिकम H+। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? लास्ट पॉइंट नहीं सर, वापस बता देते हैं। वो बोला कि ये जो गैस हम लोग अभी आविष्कार किया, जो हम लोग आइडेंटिफाई किया, जिसको हम लोग कैथोड रे का नाम दिया, गैस मतलब ये रेज, उसको कैथोड रेज का नाम दिया। इट हैज अ पिक्यूलियर प्रॉपर्टी
कि वो रेज जिस गैस में से पास करेगा उस गैस को देखा गया कि आयनाइज कर देगा. इफ दैट रे passes through hydrogen gas, it will form H plus. If that ray passes through O2 gas, it forms O2 minus, 2 minus. बात समझ में आया? ऐसा प्रॉपर्टी क्या लाइट का है? I'm asking you. नहीं. नहीं है. तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट के जैसा है लेकिन लाइट तो नहीं है. हीट के जैसा है लेकिन हीट नहीं है. तो ये बहुत ही अजीब सा कुछ हम लोग को हाथ लगा है, which has properties which relate to a lot of बीच things. का कुछ है. बीच का कुछ है या सब कुछ है. पर मतलब लुमिनेशन भी है, चार्ज भी है, हीट भी है, सब है इसके पास. मास भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है. तो बेसिकली जैकपॉट हाथ लग गया इन लोग के. अच्छा, तो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. वो बोला अरे तेरी इसमें एक और खासियत है कि अगर इसके पास में हमें मान लो नॉर्थ पोल ले आए तो उससे डिफ्लेक्ट होकर दूर चला जाएगा, मतलब मैग्नेट से अफेक्टेड होता है. अगर इसके पास में हम एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ले आए तो उसके बेसिस पे भी ये लेफ्ट राइट मूव करेगा. तो ये चार्ज बॉडी से भी इफेक्ट होता है, ये मैग्नेट से भी इफेक्ट होता है, मास भी है, काइनेटिक एनर्जी है. ये है क्या भाई? फ्लोरोसेंस भी क्रिएट करता है. सो अभी तक देयर आर क्वेश्चंस कमिंग अप एंड द आंसर्स दैट आर कमिंग अप he is not able to collate them. समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इंफॉर्मेशन लेके करें क्या. Next, cathode rays produce fluorescence when they fall on a substance like zinc sulfide. Zinc sulfide is nothing else but those photographic plates होता है ना, तुम लोग तो देखा नहीं होगा. पहले का जमाना में पिक्चर लेके फोटोग्राफिक प्लेट्स में कन्वर्ट किया जाता था. जो रील आता था. एकदम. नहीं रील को डेवलप करने के लिए जो होता है. वही रील को डेवलप करके जिस तरह से किया जाता था वो जिंक सल्फाइड के हेल्प से होता था. Cathode rays can produce chemical changes and thus they affect photographic plates as we discussed right now. And finally, last property uska, cathode rays produce X-rays when they strike a metal of high atomic number such as tungsten. मतलब एक जगह से कैथोड रेज निकल के आया, बहुत हाई स्पीड में आ रहा है, ये रहा, हम इसके रास्ता में टंगस्टन मेटल रख देगा. टंगस्टन इज वेरी हैवी. टंगस्टन मेटल रख देगा, वो बीम आके टकरा के डिफ्लेक्ट कर जाएगा. जो डिफ्लेक्टेड रे है उसको हम लोग प्यार से एक्सरे बोलते हैं. कुशल तो प्यार से ही बोलता है, इसके बड़ा काम में आता है. अरे नहीं सर, एक्सरे में कमाई नहीं होता. कोई बात नहीं, कमाने के लिए इंसान सब कुछ थोड़ी करता है लाइफ में. हम तो बस कमाने के लिए करते हैं. अच्छा चलो, हम ये मीटिंग एक बार ड्रॉप कर रहे हैं. I'll rejoin in 2 to 3 minutes. We'll start with Millikan's oil drop experiment. ठीक है, यहाँ तक तब तक एक बार अच्छा से देखो. कुशल एक बार ये बोर्ड डाल देना बेटा. हाँ सर, डाल दे रहा हूँ. हाँ, क्या बोला भाई? और सर